मेरा प्रयास हमेशा से यही रहा है कि मैं आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट दे सकूं। ऐसा कंटेंट जो आपके स्टडीज़ में, आपके रिसर्च में या फिर आपके बिजनेस सेटअप में बहुत बड़ा भूमिका निभा सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तब आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने सारे मित्रों के साथ में और इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो आज हम बात करने वाले हैं चैलेंजेस टू मॉडर्न मैनेजमेंट के बारे में। अब इस टॉपिक के हेडिंग को देखते ही आपके दिमाग में एक बहुत बड़ा प्रश्न आया होगा कि किन चैलेंजेस के बारे में बातचीत हो रही है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि आज के समय में हम कई सारी कंपनीज को देख रहे हैं बेहतर तरीके से फ्लरिश करते हुए। कई सारे मैनेजमेंट में जो बंदे काम कर रहे हैं वो बड़े खुशनुमा हैं। उनके प्रोफाइल वगैरह अगर आप जाकर के चेक करें, बड़े 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 स्माइल के साथ में वहाँ पे स्माइल करते हैं, लेकिन कहीं नज़र नहीं आता उनके चेहरे पे कि उन्हें चैलेंजेस फेस करना पड़ रहा है। तो आखिर ये किन चैलेंजेस के बारे में बता रहा है, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे शब्द यूज़ किया है मॉडर्न मैनेजमेंट। मतलब इस मॉडर्न मैनेजमेंट से भी पहले मैनेजमेंट एग्जिस्ट करता था, लेकिन उस मैनेजमेंट के साथ में ख़ास बात ये थी कि वहाँ पे ज़्यादा कंपटीशन नहीं था, वहाँ पे ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं था, वहाँ पे ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हुआ करता था। वहाँ पे आपको ये मालूम है कि हर एक एम्प्लॉय जो कंपनी में काम कर रहा है वो किस तरीके से काम कर रहा है, किस लेवल पे काम कर रहा है, कितना जानता है। आप ये जानते थे कि कोई दूसरे एंड पे बैठा है तो वो राजू जी बैठे हुए हैं, वो मेरे साथ में 20 साल से काम कर रहा है, वो 25 साल से काम कर रहा है। लेकिन मॉडर्न मैनेजमेंट पूरी तरीके से बदल गया, बिकॉज यहाँ पे ज़रूरत ज़्यादा पड़ने लगी और चैलेंज बहुत सारे आने लगे, तो बहुत सारे हायरार्कीज बन गए। आज इंसान को ये नहीं मालूम होता कि उसके बाजू वाले बेंच पे कौन बैठा हुआ है। चैलेंजेस हमें जनरली इसी वजह से फेस करने पड़े बिकॉज हमारे सामने में एक बहुत बड़ी चीज़ आई निकल करके, एक ऐसी चीज़ जिसने इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा फ़ायदा भी दिया और कई सारे बिजनेसमैन को डुबा भी दिया। दैट वॉज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रीज़ में बदलाव चालू हो गए 1760s और 1840s के बीच में। इस बीच में हुआ ये कि बहुत सारे इन्वेंशंस हमारे सामने में नज़र आए। सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण, जिसकी वजह से बिजनेस पूरी तरीके से चेंज हो गया, इंडस्ट्री पूरी तरीके से चेंज हो गया, दैट वॉज द स्टीम इंजन। पहले के समय में घोड़े, खच्चर, कैटल का यूज़ किया जाता था ताकि आप किसी तरीके से अपने सामान को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे पहुंचा सके। अब अगर सामान का कॉस्ट है 100 रुपये तो 50 रुपये आपका ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लग जाता था। लेकिन जैसे ही स्टीम इंजन आता है वो पूरे मॉडल को बदल देता है और 100 रुपये में आपके 40 रुपये बचा लेता है और 10 रुपये ही सिर्फ लेता है ट्रांसपोर्टेशन के। तो कॉस्ट बचने लगा। इसकी वजह से बिजनेसमैन को अपॉर्चुनिटी नज़र आने लगा कि अगर मैं न्यू दिल्ली में काम कर रहा हूँ तो मैं पटना में भी अपना ब्रांच खोल सकता हूँ। मैं अगर पटना में हूँ तो मैं गुजरात में भी अपने ब्रांच को चला सकता हूँ, बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा चीप हो गया, बहुत ईजी हो गया, बहुत रिलायबल हो गया। उसके बाद में हमारे सामने में नज़र आता है मास प्रोडक्शन। अब जब बिजनेसमैन को अपॉर्चुनिटी नज़र आने लगा, ट्रांसपोर्टेशन इतना रिलायबल हो गया और उसी की वजह से कहना कि डिमांड बढ़ने लगा, तब मास प्रोडक्शन होने लगा। बड़े अमाउंट में, बड़े बल्क में सामान को खरीदा जाता था, उसे रॉ से फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता था और उसे कस्टमर तक पहुंचाया जाता था। उसके बाद तीसरी चीज़ हमारे सामने में आई, साइंस। अब जब मास प्रोडक्शन कर रहे हैं और स्टीम इंजन का यूज़ कर रहे हैं तो साइंस का भी यूज़ कर लीजिए। देखिए, साइंस हम लोग दो तरीके से जानते हैं ज़्यादातर समय। दोनों है रिसर्च की फील्ड। एक रिसर्च जो आपको ये बताता है कि गॉड पार्टिकल एग्जिस्ट करता है, गॉड एग्जिस्ट करता है। आज के समय में साइंटिस्ट ये भी जानते हैं कि सोल भी एग्जिस्ट करता है। और उसी साइड दूसरा जो रिसर्च हमारे सामने में नज़र आया, दैट वाज ऑल अबाउट प्रोडक्ट रिसर्च। कंपनीज में एक अच्छा पैकेज दिया जाता है उन सारे प्रोडक्ट रिसर्चर्स को जो एक बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट उनके सामने में ला करके खड़ा करें। आपने टीवी में देखे होंगे, बहुत सारे ऐड चलते हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन एक प्रोडक्ट है बहुत ज़्यादा फेमस, वॉशिंग पाउडर है, ठीक है। वॉशिंग पाउडर ऐसे करके वो बोलता है, तो उसमें आपको दिखाते हैं एडवर्टाइजमेंट में लैब में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, अलग अलग सफ़ेद कपड़ों में, अलग अलग जनरेशन्स के लोग एक साथ बैठ करके काम कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं लेबोरेटरी में बैठ के। सो दैट इज़ ऑल अबाउट रिसर्च इन प्रोडक्ट।
प्रोडक्ट में आप रिसर्च कर रहे हैं और उसे यूनिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो कंपटीशन से अहेड आ जाए। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों की वजह से चैलेंजेस बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा मॉडर्न मैनेजमेंट में। आप बोर मत होइएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। अगर आपको ये पता लग जाएगा तब आप कहीं पे भी बैठे-बैठे किसी को भी बता सकते हैं कि भैया क्यों बदलाव आया, कैसे बदलाव आया, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इसे समझ गए तब आपके लिए आगे समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। चैलेंजेस जो हमने अभी जस्ट बात किया इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से आया, अब जो मॉडर्न मैनेजमेंट है उससे उसकी वजह से क्या कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ रहे हैं। सबसे पहला चैलेंज आता है कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ कैपिटल इंटेंसिवनेस। आज के समय में छोटे से छोटे स्टार्टअप के पास में आप पहुंचिए और पूछिए आपको कितने फंड की ज़रूरत है। वो कुछ हज़ार लाख रुपए की बात नहीं करेगा, वो स्टार्ट ही करेगा 1 करोड़ रुपए से। आपके दिमाग में प्रश्न ज़रूर आएगा कि भैया इसे 1 करोड़ रुपए की ज़रूरत क्या है। तो 1 करोड़ की ज़रूरत इसी वजह से है बिकॉज आज के समय में कंपनीज बड़े साइज़ के होने लगे हैं। बड़े साइज़ के भी इसी वजह से होने लगे हैं बिकॉज डिमांड ज़्यादा बढ़ने लगा है, और उस डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए उसे सप्लाई भी मेंटेन रखना पड़ेगा। उस स्टार्टअप को, अपने रिक्रूटर्स को, और जो रिक्रूट हो चुके लोग हैं उन्हें मंथली सैलरी भी देना पड़ेगा। उस स्टार्टअप को डिफरेंट हायरार्कीज बनाना पड़ेगा, इनकमिंग रिसोर्सेज पे खर्चा करना पड़ेगा, आउटगोइंग पे खर्चा करना पड़ेगा, और ऐसे कई अन्य चीज़ें जो आपके सामने में नज़र आती हैं उन सारी चीज़ों पे खर्चा करना पड़ता है। सो मॉडर्न इंडस्ट्री है, कैपिटल इंटेंसिवनेस मांगती है। अब इसकी वजह से क्या होता है, जब आपको लार्ज कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है तो चैलेंजेस मैनेजमेंट के सामने में क्या आता है कि बड़े अमाउंट की वजह से बड़ा रिस्क आ जाता है। और जब बड़ा रिस्क आता है, मतलब मान के चलिए अगर आप अपने दोस्त को बोलते हैं कि भैया 1 लाख रुपए का उधार दे दे, वो आपको 1 लाख देने से पहले 2 बार सोचता है। क्यों सोचता है? बिकॉज रिस्क इन्वॉल्व है। वैसे ही कंपनीज में या फिर ऑर्गेनाइजेशन को फाउंडर या फिर फाउंडर है, वो हमेशा यही सोचते हैं कि अगर मैं इसके हाथ में पैसा डालूंगा तो इसका कोई गलत यूज़ ना करे, इसको प्रॉपर यूटिलाइज करे, इस तरीके से यूटिलाइज करे कि वहाँ पर रिस्क कम से कम हमें नज़र आए। और कई बार तो वो फैसला लेने देते भी नहीं है। ठीक है, एन एरर ऑफ जजमेंट में प्रूव वेरी कॉस्टली एंड द ऑर्गेनाइजेशन में एंड एब्रप्टली और सडनली। हमें नहीं मालूम है कि कोई डिसीजन हमारी कंपनी को डुबा सकता है। इसीलिए आज के समय में किसी भी डिसीजन के लिए ऑर्गेनाइजेशन में एक मीटिंग रखी जाती है, कई सारे बात विवाद होते हैं और उसके बाद में उस चीज़ को रखा जाता है और कई महीने लग जाते हैं उसे इम्प्लीमेंट करने में। अब इसी की वजह से क्या हो रहा है कि हमें हाई डिग्री ऑफ मैनेजरियल स्किल की ज़रूरत पड़ रही है। अगर आप अपने 100 करोड़ की कंपनी खोलेंगे तब आपके दिमाग में भी यही चलेगा कि भैया मैं 100 करोड़ में 1 करोड़ तो सैलरी दे दूंगा आईएएम के बंदे को उठाने के लिए। क्यों ज़रूरत आपको उस बंदे की पड़ी? बिकॉज आपको मालूम है कि इस बंदे के पास में हाई लेवल ऑफ मैनेजरियल स्किल है, अच्छा एडुकेशन लिया, अच्छी ट्रेनिंग लिया है, या फिर आप एक एक्सपीरियंस बंदे को उठाएंगे या फिर किसी एक्सपर्ट को उठाएंगे जो उस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा फेमस है। इसी के साथ में हमारे सामने में आता है स्पेशलाइजेशन। अगर आप ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट के लिए उठाएंगे तब आपके दिमाग में भी यही प्रश्न आएगा कि क्यों ना मैं ऐसे इंसान को उठाऊं जो ट्रांसपोर्टेशन के बारे में अच्छा जानता हो या फिर ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट को पहले कहीं ना कहीं मैनेज कर चुका हो। ठीक है, सो हाई लेवल ऑफ मैनेजरियल स्किल्स या फिर वेरी हाई डिग्री ऑफ मैनेजरियल स्किल्स की ज़रूरत पड़ने लगी है। तीसरा फैक्टर that we can say another factor is the divorce between ownership and management, which is the direct result of the company form of organization. आपको मालूम है, मुझे मालूम है कि कंपनी या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन एक डायरेक्शन में चलता है, सारे सपोर्ट गोल जाकर के कॉमन गोल को मिल जाते हैं, एक ही डायरेक्शन होता है, एक ही लक्ष्य होता है उनका कि कस्टमर को बेहतर सर्विस देना है या तो कस्टमर को ऐसा प्रोडक्ट देना है जो मार्केट में कहीं और अवेलेबल ना हो। ऐसे ही कई अलग अलग तरह के गोल रहते हैं अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के। अब यहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि कंपनी डूब रहा होता है, मैनेजर को मालूम है और मैनेजर उसे प्रॉपर तरीके से ओनर के सामने नहीं रखता है। अब ओनर सोचता है कि इस समय मैं कंपनी को एक्सपैंड करूं, लेकिन जो फाइनेंशियल डाटा है उसके बेसिस पे मैनेजर बोलता है कि सर अभी समय सही नहीं है आपको ग्रो करने के लिए। वो अपने पॉइंट्स को रखता है, वाद विवाद होता है और कई बार कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है जनरली। ठीक है, सो ये डाइवोर्स हो जाता है, तलाक हो जाता है दोनों के बीच में। चाहिए कई बार आप देखेंगे तब मैनेजमेंट में जो लोग बैठे होते हैं उन्हें कई बार कंपनीज को स्विच करना पड़ता है बिकॉज ओनर्स के साथ में उनका बन नहीं पाता है।
एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप किसी के घर पे जाते हैं और उसके बच्चे को बोलते हैं कि यार तू पढ़ाई नहीं कर रहा, मैं 10 दिन से देख रहा हूँ तू पढ़ाई नहीं कर रहा है। उसकी मम्मी बोलती है ठीक है कोई बात नहीं, वो पढ़ लेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप बोलते हैं नहीं पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा 10 दिन से, पढ़ाई इसको करनी पड़ेगी। इस समय क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट अराइज होना चालू हो जाता है। क्यों कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो रहा है? बिकॉज मदर को मालूम है बच्चे का क्या लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। वो लोग कहीं से ट्रैवल करके आ रहे हैं, वो चीज़ मदर को मालूम है। मदर को मालूम है कि बच्चा क्या है, क्या लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग रखता है। लेकिन उधर ही अगर आप बाहर से आते तब आपको नहीं मालूम है, बिकॉज आप उसके साथ में ज़्यादा समय नहीं व्यतीत करते। वैसे ही ओनर्स अपने काम में लगे रहते हैं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरीके से अलग तरीके से काम करता है। उसका पूरा गोल ही होता है कि जो कॉमन गोल है उसे अचीव किया जा सके, और उसी बीच में उसे मालूम है कि कब नुकसान हो रहा है, कब फायदा हो रहा है। लेकिन उसी बीच कई बार ऐसा होता है कि जब आप कंपनी को बस बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तब आपका ओनर ये सोच रहा है कि मैं किस तरीके से इसे एक्सपैंड करूं। तब यहां पे कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है। सेकंड है साइज ऑफ मार्केट। आपको मालूम है, मेरे को मालूम है कि साइज कई गुना ज़्यादा आज बड़ा हो चुका है। अब जब कंपनीज बड़ी हो रही है, तब कहीं ना कहीं मार्केट का साइज भी बड़ा होना चालू हो जाएगा। इन सब के पीछे सबसे बड़ा रीज़न क्या हमारे सामने में नज़र आता है? कस्टमर का डिमांड है। आपको रात के 2 बजे बर्गर खाना है, तब ऐसी कंपनी को खुलना ही पड़ेगा उस एरिया में जो आपके लिए 2 बजे रात में बर्गर दे सके। ठीक है, तो डिमांड वहां पे राइज हो गया, तो उसके बेसिस पे मार्केट का साइज भी बड़ा हो गया। जो कंपनी वहां पे उस एरिया में एग्जिस्ट नहीं करती थी, आपके उस भूख की वजह से उसे भी वहां पे एग्जिस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है साइज ऑफ द मार्केट इज द टेस्टिंग ग्राउंड फॉर मैनेजरियल एफिशिएंसी। बिकॉज मार्केट का साइज बड़ा है तो कई सारे चैलेंजेस उनके सामने में आएंगे। मैनेजर को मालूम है कि 10 घोड़े ऑलरेडी वहां पे खड़े हैं, हमारा घोड़ा कैसा काम करेगा, हमारे घोड़े को कैसे एफिशिएंट बनाया जाए, कैसी ट्रेनिंग दी जाए, जिसके बेसिस पे अगर मैं उसे रेस में खड़ा करता हूं इन लोगों के बीच में, तब वो इन्हें पीछे करके आगे निकल जाए। साइज ऑफ द मार्केट पूरी तरीके से डिपेंड करता है मास प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजी पे। प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजी बोल सकता हूं, लेकिन जब आप लार्ज वर्ड का यूज करते हैं, लार्ज साइज ऑफ मार्केट, तब मास प्रोडक्शन के बारे में बात होती है। बड़े लेवल पे आपको प्रोडक्शन करना पड़ता है और टेक्नोलॉजी भी आपको यूज करनी पड़ती है। दोनों के कॉम्बिनेशन से ही आप एक लार्ज साइज ऑफ मार्केट खोल सकते हैं। ठीक है, अब प्रॉब्लम के बारे में, जिसके बारे में हमने बात किया, क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। पहला प्रॉब्लम हमारे सामने में आता है या फिर चैलेंज आता है मैनेजमेंट के सामने में, कंपटीशन। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर 10 घोड़ों में हमारा घोड़ा दौड़ेगा तो उसमें कुछ ना कुछ खास बात होना चाहिए, तो वो कंपटीशन में कैसे खड़ा रह सके, उसके ऊपर में काम करना पड़ता है। दूसरा चैलेंज है इंट्रोडक्शन टू अ न्यू प्रोडक्ट। अगर कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में आ जाता है, एग्जाम्पल के तौर पे एक नया फ़ोन आ गया जिसमें 10 कैमरा है पीछे लगे हुए मतलब 10 कैमरा ना हो तो ज़्यादा अच्छा, मतलब पूरा फ़ोन कैमरा वाला फ़ोन ही बन जाएगा। लेकिन अगर उसके पीछे में 10 कैमरा है और आप एक मोबाइल मैन्युफैक्चरर और आप देख रहे हैं कि मैं 2 कैमरा बना रहा हूँ, तब आपके ऊपर में एक प्रेशर आ जाता है। क्यों प्रेशर आता है? बिकॉज आपको मालूम है कि उसने कस्टमर के एक बहुत बड़े डिमांड को फुलफिल कर दिया है और अब आपको भी फुलफिल करना पड़ेगा। सो उसकी वजह से भी एक बड़ा चैलेंज आ जाता है। तीसरा है बेटर कंज्यूमर सर्विसिंग। ठीक है, आप अपनी गाड़ी उसी के पास लेकर के जाते हैं जो हर बार बड़े प्यार से आपकी गाड़ी को साफ करता है, जो बड़ा मीठा मीठा बोलता है, जो आपके साथ में एक बेहतर कम्युनिकेशन कर पाता है, बेहतर सर्विस आपको दे पाता है। क्योंकि माल बिकने के बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, दैट इज़ ऑल अबाउट सर्विस। और इसमें कई सारी कंपनीज लैक कर जाती हैं, वो अच्छा सर्विस नहीं दे पाती, जिसकी वजह से कंज्यूमर उसको छोड़ के कॉम्पिटिटर के पास चला जाता है। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने निकल के आता है। इसके बाद आता है इंक्रीज इन डिमांड फॉर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। आप लगे हैं एक नए प्रोडक्ट को बनाने के लिए, इनोवेटिव प्रोडक्ट को बनाने के लिए, लेकिन मार्केट वही चप्पल चाहता है जो 10 साल पहले चल रहा था और उसकी डिमांड ज़्यादा बढ़ने लगी, तब आपको फोकस चेंज करना पड़ता है। फिर अचानक से आपके सामने में एक नया प्रोडक्ट आ जाता है, तब आपको फिर से फोकस चेंज करना पड़ता है। तो ये चैलेंजेस उनके सामने में बड़े भयंकर आ जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आता क्या किया जाए। और सबसे लास्ट आता है टू इंश्योर मिनिमम ग्रोथ रेट ऑफ द एंटरप्राइज। जैसा मैंने आपको बताया कि कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है कई बार ओनर
और ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर्स के बीच में, क्योंकि किसी को इस कंपनी को बेहतर तरीके से चलाना है, किसी को इसके मिनिमम ग्रोथ रेट के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ रहा है, तो ये भी उन्हें इंश्योर करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें जब वो इंश्योर करने जाते हैं तो उनके सामने में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आना चालू हो जाते हैं, जिन्हें वो समझ नहीं पाते और कई बार इसे बेहतर बनाने के चक्कर में अपने आप को स्विच करवा देते हैं। अब चलते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ में, टैरिफ बैरियर्स और एक्सपोर्ट। हमें मालूम है कि आज के समय में एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहा है। इंडिया से कई माल सऊदी अरेबिया जाता है, सऊदी अरेबिया से कई माल इंडिया को आता है। इंटरनेशनल ट्रेड आज के समय में बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन चुके हैं, बिकॉज इकोनॉमी को भी सर्वाइव करना है। और कोई ऐसा देश इस दुनिया में नहीं बना हुआ है जो पूरी तरीके से सर्वशक्तिमान हो, जिसके पास में सारी चीज़ें ऑलरेडी अवेलेबल हो। कोई भी देश ऐसा नहीं है। ठीक है, अमेरिका के पास में भी चले जाएंगे, जो डेवलप कंट्री है, उसे भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बिजनेस को हैंडल करना पड़ता है, वहाँ पे भी उसे ध्यान रखना पड़ता है। Every country regulates its export and import through various means like export duties, tariff barriers as they called, and the import levies to protect the economic welfare of the nation. अब एक प्रश्न आपके मन में आ रहा होगा कि ये टैरिफ बैरियर क्या है। जनरली जब आप एक माल को एक कंट्री से दूसरे कंट्री में पहुंचाने के बारे में बात करते हैं, तब गवर्नमेंट आपसे एक हैवी अमाउंट चार्ज करता है, एक तरह का बैरियर आपके सामने में खड़ा कर देता है। सो दिस इज ऑल अबाउट टैरिफ बैरियर। अब इकोनॉमी को पैसा कमाना है, बिकॉज इकोनॉमी को मालूम है कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बिजनेस में पैसा अच्छा आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे करेंसी डिफरेंट हो जाएगी और इनकम आने के चांसेस यहाँ पे बढ़ जाते हैं एक्सपेंसेस के मुकाबले में। सो उन केसेस में वो टैरिफ को बढ़ा देते हैं, टैरिफ बैरियर सामने ले आते हैं, इंपोर्ट लिवाइज ले आते हैं। कोई बाहर से माल अगर इंडिया में आएगा तो उसके ऊपर में एक हैवी टैक्स उन्हें पे करना पड़ता है। अब ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है मैनेजमेंट के लिए। कई बार ऐसा होता है कि गवर्नमेंट अपना हिस्सा लेकर के चला जाता है, लेकिन बाद में मैनेजमेंट को पता चलता है कि वो लोग इनफैक्ट प्रॉफिट में नज़र आ रहे थे, लेकिन टैक्सेस, ये लेवाइज और बैरियर्स पे करने के बाद में लॉस में जा चुके हैं। अगला पॉइंट है इफेक्ट ऑफ ट्रेड साइकिल। आपने कई बार देखे होंगे कपड़े जो सिर्फ और सिर्फ गर्मियों में मिलते हैं। आपने कई बार ऐसे कपड़े देखे होंगे, कई बार ऐसी चीज़ें देखी होंगी जो सर्दियों में मिलती है। स्वेटर्स बनाने वाली स्पेसिफिक कंपनीज है जो सिर्फ और सिर्फ स्वेटर का काम करती है। अब बेचारों के साथ में प्रॉब्लम ये होता है कि गर्मी के समय में तो कोई स्वेटर खरीदेगा नहीं, तो वो लोग बड़े सस्ते में उस माल को, स्टॉक को वहाँ से निकालने की कोशिश करते हैं। बिकॉज ट्रेड साइकिल आता है तो कई बार अनसर्टानिटीज़ बढ़ जाती हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर में। अब देखिए पटाखों का क्या कंडीशन हो गया। लॉकडाउन की वजह से, पॉल्यूशन की वजह से पटाखों के ऊपर में एक बहुत बड़ा बैन लग गया था, दिल्ली में तो खास करके लगा था। तो इससे दिक्कत क्या हुआ, जो कंपनीज ऑलरेडी कई सालों से एग्जिस्ट कर रही थी और बस इसी इंतज़ार में थी कि हमारे बच्चों का पेट भर जाएगा जब हम लोग अपना माल मार्केट में लेकर के आएंगे दिवाली के समय में, लेकिन बाद में पता चलता है कि दिवाली में उनके पटाखों को मनाही कर दी गई है, बैन कर दिया गया है। तो नुकसान बहुत होता है उनके लिए, बहुत बड़ा नुकसान उनके सामने में नज़र आता है। तो अनसर्टेनिटीज़ हमेशा बने रहते हैं जो जनरली ट्रेड साइकिल पे काम करते हैं बिजनेस, या फिर कोई टपरी भी आप देख लेंगे, कोई चीज़ें भी आप देख लेंगे जो जनरली ट्रेड साइकिल के ऊपर में ही रिलाई करते हैं। समटाइम द डिमांड फॉर सर्टेन गुड्स एंड सर्विसेज इज हाई while at other time it is low। तो जब हाई होगा डिमांड तो हाई प्रॉफिट होगा, लो होगा तब लो प्रॉफिट होगा। An element of great risk and uncertainty gets introduced in the economy. In fact, it may be correct to say that challenge of change of uncertainty is a great challenge, and the management must give adequate response to this factor। मैनेजमेंट को बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि उन्हें मालूम है लास्ट में उन्हें बिजनेस तो दिखाना ही है। लेकिन अगर उनका बिजनेस ट्रेड साइकिल में आता है तब उन्हें कुछ ना कुछ इनोवेटिव करना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो अपने हायर मैनेजमेंट को या फिर ओनर को जवाब दे सके। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गवर्नमेंट कंट्रोल। गवर्नमेंट अलग अलग टैक्सेस लगाता है, अलग अलग एक्ट जारी करता है, जिसके बेसिस पे अपना कंट्रोल कंपनीज पर बनाए रखता है। कई बार इन कंट्रोल्स की वजह से कंपनीज को भारी नुकसान पहुंचता है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो कई बार ट्रेड यूनियन खड़े हो जाते हैं
और अपने लेबर एक्ट का फ़ायदा उठा करके कंपनी के अगेंस्ट में बोलते हैं कि कंपनी ने ऐसा किया, हमारी सैलरी नहीं बढ़ा रही, ये नहीं कर रहे। इसकी वजह से क्या हुआ कि गवर्नमेंट से जब तक उसका रिज़ल्ट निकल कर के नहीं आता, तब तक वो डिपार्टमेंट काम नहीं कर रहा होगा और उसकी वजह से उस कंपनी को बहुत बड़ा चैलेंज, बहुत बड़ा लॉस झेलना पड़ता है। तो कई बार हमारे सामने में डिफरेंट चीज़ें आती हैं। द गवर्नमेंट रेगुलेशंस ऑफ बिज़नेस कैन बी थ्रू द कंपनीज़ एक्ट, कंपनी एक्ट होता है, लेबर एक्ट होता है, लाइसेंसिंग ऑफ एंटरप्राइज होता है, टैक्सेशन लॉ होता है। ऐसे कई अलग अलग चीज़ें हैं जो उनके सामने में आती है। टैक्स कई बार पे करने के बाद में पता चलता है कि यार टैक्स पे करने की वजह से हम लोग लॉस में चले गए। ठीक है, बिकॉज टैक्सेस हमें एक अच्छा अमाउंट पे करना पड़ता है हमारे इनकम का। ठीक है, तो इन 5 पॉइंट को अगर आप बेहतर तरीके से रिवाइज़ कर पाते हैं, इस वीडियो को बार-बार देखें ताकि आपको क्लैरिटी मिल सके, ठीक है? और अगर आपका कोई डाउट है, मैं वापस बोलूँगा, आप मुझे मेल कर सकते हैं understandbusinesswithme@gmail.com पे। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम।